हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे करंट अफेयर ऑफ मई 2023। इस सेशन में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो साइंस और टेक में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है थ्री पेरेंट बेबी। क्या होता है थ्री पेरेंट बेबी, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में बात करने से पहले हम जानना चाहें, अपन डिस्कस करेंगे द माइट्रोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट एमडीटी प्रोसीजर। अब ये क्या होता है और इसका थ्री पेरेंट बेबी से क्या रिलेशन है। तो माइट्रोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट को समझने से पहले भी हम लोग समझेंगे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या है और माइट्रोकॉन्ड्रिया जो डिजीज होती है वो क्या होती है। तो देखिए, अब जैसे किसी भी ऑर्गन की अगर हम बात करें तो सबसे जो छोटा हमारे अंदर चीज़ होती है वो होती है सेल। उसके बाद होते हैं टिश्यू, क्योंकि सेल से टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन और ऑर्गन से बनता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक यूनिट होती है। तो जो सेल होते हैं वो भी फंक्शन करते हैं और उनको फंक्शन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये एक हिसाब से पावर हाउस होता है सेल का। ठीक है, यानी कि ये हर सेल को एनर्जी भेजता है, हर सेल के लिए एनर्जी जनरेट करता है और सेल को किस तरीके का फंक्शन करना है ह्यूमन बॉडी में, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो अगर इस माइट्रोकॉन्ड्रिया में कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर हाउस होता है तो वो पूरे एरिया को सप्लाई देता है। अब अगर पावर हाउस में ही कोई प्रॉब्लम हो जाए तो पूरे एरिया की सप्लाई में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया में अगर कोई भी डिफेक्ट आ गया या ये थोड़ा बहुत इसमें म्यूटेशन हो गए तो उसकी वजह से इसमें डिजीज़ आ जाती है। वो डिजीज़ क्यों होगी, क्योंकि अगर इसमें म्यूटेशन हो गया, इसका काम क्या था कि पूरे जो सेल है उनको फंक्शन कराना, उनको एनर्जी देना। तो जब ये खुद डिफेक्टिव हो गया तो ये उतनी ज़्यादा एनर्जी उनको नहीं दे पाएगा। ठीक है, उनको प्रॉपर फंक्शन नहीं करा पाएगा। तो जब माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रॉपर फंक्शन नहीं करा पाएगा तो इससे क्या पूरी बॉडी में प्रॉब्लम आएंगे। सेल में प्रॉब्लम आएगा, सेल से टिश्यू में आएगा, टिश्यू से ऑर्गन में आएगा और पूरे ऑर्गेनिज्म में जो है प्रॉब्लम आ जाएगा। तो अब इससे किस, तो इसी को जो है ये जो प्रॉब्लम्स आ रहा है माइट्रोकॉन्ड्रिया की वजह से, म्यूटेशन की वजह से, इसको हम बोलते हैं माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज। ठीक है, अब इससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं कि देखिए, इससे बॉडी जो है प्रॉपर वर्क ना करे, इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। जैसे कि ब्रेन डैमेज हो सकता है, ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं, मसल्स वेस्टेज हो सकता है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम इसमें आते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी पर्सन मतलब मेल या फीमेल को माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज है तो वो क्या इनहेरिट होती है, तो समझते हैं। ये देखो ग्रैंड मदर है और ये है उनके हस्बैंड यानी कि ग्रैंड फादर है। ठीक है, तो अब ग्रैंड मदर जो है इनको माइट्रोकॉन्ड्रियल जीन है, माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज है। ठीक है, तो इनके दो बच्चे आते हैं जिनका नाम है, एक ये है और एक ये है, एक लड़का है और एक लड़की है। तो ये दोनों, इन दोनों में ही माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज आ जाएगी। यानी कि फीमेल में अगर है तो वो फीमेल से ट्रांसमिट हो जाएगी उसकी नेक्स्ट जनरेशन में। अब जैसे इस मेल ने किसी दूसरे लड़की से शादी की और इस लड़की ने किसी लड़के से शादी की, तो जब इनके जो बच्चे होंगे ना उसमें माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज नहीं आएगी। इसका मतलब यह है कि अगर लेडीज़ के अंदर माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज है तो ही वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसमिट होगी। ठीक है, और इसने चूंकि शादी की है और इसका जो है, इसमें जो है माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज ऑलरेडी आ चुकी थी इसकी माँ से, तो इसकी बच्ची या फिर इसका बेटा बेटी जो भी होगा उसमें भी वो ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रांसमिट होती है। अब बात कर लेते हैं कि इस पूरे प्रोसेस की कि माइट्रोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट क्या है और एक कैसे काम करता है और थ्री पेरेंट बेबी क्या है। तो अब देखिए, ये क्यों न्यूज़ में आया है। एमडीटी क्या टेक्निक है कि इसमें बच्चे को हम पैदा करते हैं। कैसे पैदा करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का होता है कि लैब में। ठीक है, अब कैसे करते हैं, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये तो हम पेरेंट का लेते हैं और माइट्रोकॉन्ड्रियल मटेरियल जो है हम डोनर का लेते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही, क्योंकि जैसे जो हमारे मतलब पेरेंट हैं, तो एक जो फीमेल है इसको माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज़ है। अभी माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज़ है और अगर ये लोग मिलके बच्चा पैदा करते हैं तो वो डिजीज़ इसके नेक्स्ट जनरेशन में आ जाएगी और ये लोग नहीं चाहते कि वो डिजीज़ नेक्स्ट जनरेशन में आए। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं कि अपना जो फीमेल का माइट्रोकॉन्ड्रियल होता है वो हटा करके उसमें जो डोनर है उसका माइट्रोकॉन्ड्रियल डाल देते हैं।
अब देखिए माइटोकॉन्ड्रियल जो है ट्रांसमिट जो होता है वो केवल मतलब जो बच्चा आता है उसमें हमेशा जो माइटोकॉन्ड्रियल आता है या माइटोकॉन्ड्रिया जिसको बोलते हैं वो हमेशा माँ से ही आता है, पेरेंट्स मतलब फादर से कभी भी नहीं आता है। तो इसीलिए माँ से बच्चों में फैलती है। तो अब माँ क्या करेगी कि किसी जो जो हेल्दी माइटोकॉन्ड्रियल किसी का है डोनर का, उसका लेके ये पूरा प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस कैसे होता है इसको समझते हैं। तो देखिए इस प्रोसेस में क्या होने वाला है कि ये मदर है, ठीक है, जिसका अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रियल है, कॉन्ड्रिया है। तो ये एग है, एग के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, तो इस न्यूक्लियस को हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस तो इसका सही है, बस प्रॉब्लम किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये वो है जो डोनर है, ये भी एक लेडी है जो डोनर है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया तो इसका न्यूक्लियस भी हम निकाल लेंगे, ये इसका एग है, ठीक है। अब हमने इसका न्यूक्लियस निकाल लिया और ये जो न्यूक्लियस पेरेंट मतलब इसकी माँ का आया है वो हम इसमें इंसर्ट कर देंगे। तो ये बन गया हमारा बिल्कुल एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे एग और माइटोकॉन्ड्रियल डोनर का है और न्यूक्लियस जो है उसके उसकी माँ का है। अब इसमें हम जब स्पर्म के साथ इसको इंजेक्ट करा, स्पर्म इसमें डाल देंगे तो ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा और बेबी बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है पूरी टेक्निक, है ना, कि हमें क्या करना है अल्टीमेटली कि जो न्यूक्लियस है उसको जो है डोनर वाले के न्यूक्लियस में डाल देना, उसका न्यूक्लियस वहाँ से हटा देना उसके एग से। तो ये अब माइटोकॉन्ड्रिया, अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं बचा है, इसमें अब हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इस टेक्निक को और भी नाम से जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी या फिर 3 पेरेंट बेबी, क्योंकि इसमें 3 लोग लग रहे हैं तो 3 पेरेंट बेबी हो जाएगा। अब इसमें बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो देखिए जो बच्चे का इसमें डीएनए होगा ना, उसमें मदर का, फादर का तो डीएनए आएगा ही, क्योंकि उनका ही न्यूक्लियस, स्पर्म देखो फादर का आएगा, न्यूक्लियस जो है मदर का आएगा, लेकिन जो डीएनए है ना ये किसका आ रहा है, डोनर का। तो थोड़ा बहुत जेनेटिक जो मटेरियल है वो डोनर का भी देखने को मिलेगा। अब माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन करने के लिए 2 टेक्निक होती हैं, एमएसटी और पीएनटी। दोनों को इस सेम मेथड से किया जाता है, दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। देखो क्या होता है, आपको बताता हूँ प्रोसेस। ये देखिए जो हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया सेम उसी तरीके से जैसा आपको बताया हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। इस और ये जो है डोनर का एग है, इस एग में से हमने न्यूक्लियस निकाल लिया, ये उसके माँ का एग है जो कि एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका न्यूक्लियस निकाल लिया, इसका न्यूक्लियस अब इसमें डाल दिया, तो ये रिजल्टेंट आ गया और इसमें जो है स्पर्म से इंजेक्ट करा दिया, तो ये हमारा बेबी वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। तो दोनों टेक्निक्स में वही चीज़ होती है, बस एक को थोड़ा लैब में ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाता है, इस वाले को उसको उतना ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। अब इसके बेनिफिट क्या है, क्या अगर हम एमडीटी कर रहे हैं तो क्या ये अच्छा है, तो देखते हैं इसके बेनिफिट। तो सबसे पहली बात है कि ये डिजीज़ प्रिवेंशन में काम आता है। अब देखिए किसी को अगर माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ है तो वो चाहता है कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन में वो डिजीज़ नहीं पहुंचे, इसलिए जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट ले रहा है, तो डिजीज़ को रोकता है ये। और ज़्यादातर अगर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर बहुत रेयर होता है, मतलब आप देखिए कि 6000 अगर बेबीज़ हैं तो उसमें से केवल 1 में ही माइटोकॉन्ड्रियल का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। फिर इसमें जेनेटिक कनेक्शन देखने को मिलते हैं। जेनेटिक कनेक्शन कैसे कि आप देखो, मान लीजिए यहाँ पे कोई ओल्डर लेडी है, ठीक है, ओल्डर लेडी का जो एग है और जो न्यूक्लियस है उसका एग उतना स्ट्रांग नहीं होगा, लेकिन अगर वो चाहती है कि बेबी को उसको उसका खुद का बेबी होना चाहिए तो वो क्या कर सकती है, किसी एंगर डोनर जो डोनर है उसका एग यूज़ कर सकती है। उसका एग यूज़ करके माइटोकॉन्ड्रिया उसका ही है, अगर उसका फॉल्टी है तो जो ओल्डर लेडी है अगर इसका माइटोकॉन्ड्रिया फॉल्टी है तो उसका यूज़ कर लेगी, नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया भी और न्यूक्लियस भी अपना डाल सकती है उसके एग में। तो एग क्या है, जैसे ओल्डर लेडी है ना तो एग उतना अच्छा नहीं होगा उसका, लेकिन ये सब चीज़ें बाकी माइटोकॉन्ड्रियल और न्यूक्लियस में तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये सही रहते हैं। तो ये डाल के इसमें स्पर्म इंजेक्ट करा देगी तो बस बेबी बनने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब वो ओल्डर है तो उसका एग उतना अच्छा नहीं होगा, तो इसीलिए वो एंगर से एग ले सकती है, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉब्लम है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी ले सकती है। तो इस प्रकार से जेनेटिक करेक्शन भी और जेनेटिक कनेक्शन भी देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव फ्रीडम मिलेगा। रिप्रोडक्टिव फ्रीडम किस तरीके से, जैसे मान लीजिए कोई सेम सेक्स फीमेल है, ठीक है, फीमेल कपल हैं और वो चाहते हैं कि उनका जो बेबी हो वो दोनों से रिलेटेड हो, तो क्या करना है, दोनों का एग लेना है और एक का माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा उसमें और एक का न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है, और बाकी स्पर्म के साथ इंजेक्ट करा दीजिए तो फिर से बेबी बन जाएगा। तो
तो दोनों का जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा, दोनों जो फीमेल कपल हैं। अब इसमें इशू क्या होते हैं, देखिए बातें तो सब अच्छी हैं कि हाँ ये भी चलो अच्छा है कि दो अगर आजकल तो सेम सेक्स मैरिज का खूब चलता है न्यूज़ में, तो अगर इस तरीके का कुछ इशू है, वो दोनों ही इंटरेस्टेड हैं कि नहीं जो भी बेबी आ रहा है उसमें दोनों का जेनेटिक जो है मेकअप होना चाहिए, तो ये चीज़ अच्छी बात है। यहाँ पे भी अच्छी बात है कि ओल्ड लेडी में हम ऐसे कर सकते हैं, डिजीज़ को रोक सकते हैं। लेकिन क्या ये रियल में वर्क करेगा, कितना इफेक्टिव है, तो इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस का तो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि आप देखिए आप इतना ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका न्यूक्लियस निकाल रहे हैं, फिर उसका न्यूक्लियस निकाल रहे हैं, इसका एग निकाल रहे हैं, उसका एग निकाल रहे हैं, तो इफेक्टिवनेस की बात आती है कि ये प्रोसेस इफेक्टिव रह भी पाएगा या फिर ऐसे ही बस माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएगा या फिर न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो डैमेज हो जाएगा। तो इस चीज़ पे हमेशा कंसर्न बने रहते हैं। साथ ही साथ इनकम्पेटिबिलिटी रिस्क भी रहता है कि जैसे देखिए अभी क्या होता है, हर ह्यूमन का अलग अलग नेचर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, तो मान लीजिए मुझे किसी पर्टिकुलर क्लाइमेट से प्रॉब्लम होता है, ठीक है, लेकिन आप हैं तो आपको उस क्लाइमेट में अच्छा लगता है, आपको वो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा सूट करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें होता है कि मान लीजिए आप दो अलग अलग लोग हैं, एक डोनर है और एक रिसेप्टर है, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया डोनर का ले रहे हो, रिसेप्टर का जो है जो इसको रिसीव कर रहा है उसका आप न्यूक्लियस ले रहे हो, तो क्या ये कंपेटेबल है, मतलब सूट कर पाएंगे एक दूसरे को? क्योंकि अगर कंपेटेबल नहीं हुए तो फिर प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाएगी। तो कंपिटेंस का कैसे पता चलाएंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है और रिस्क है। अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है कि इसमें बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई टेक्निक ऐसा हो जो बहुत टाइम से यूज की जा रही हो, तो हमारे पास जो है बहुत सारा डेटा रहता है, डेटा के बेसिस पे हम बहुत कुछ एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब चूंकि इसमें डेटा तो है नहीं, तो एनालिसिस भी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, है ना, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही साथ इसका बच्चे पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, जैसे कि बच्चे में क्या हो सकते हैं कि न्यूरोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, बच्चे में थोड़ा बहुत डिसेबिलिटी देखने को मिल सकती है, कैंसर की रिस्क बढ़ सकती है, ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं। कॉस्ट बैरियर भी बहुत ज़्यादा है। कॉस्ट बैरियर क्यों है? क्योंकि भाई देखिए ये जो है बहुत कॉस्टली पड़ेगा, तो अब कॉस्टली पड़ेगा तो सोसाइटी का हर एक सेक्शन इसको यूज़ नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये भी एक चैलेंजेस इसमें है। अब बात कर लेते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब ये क्या होता है भाई, तो माइक्रोबियल जो होते हैं इसमें चार तरीके की चीज़ें आती हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मान लीजिए वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इसके बाद फंगस हो गया, और उसके बाद आप पैरासाइट भी बोल दो। तो ये चार जो अलग अलग तरीके के हैं, इनको हम बोलते हैं पूरे को माइक्रोबियल। ये माइक्रोबियल या माइक्रोब्स अलग अलग को बोल सकते हो, माइक्रोबियल एक्टिविटी इन्हीं के द्वारा होती है। तो ये चार इंपॉर्टेंट है। अब इनकी वजह से क्या है, बहुत सी बीमारियां फैलती हैं, हम सब जानते हैं। कोविड देखो वायरस की वजह से आया है। तो कई बार क्या होता है कि जो वायरस है या जो बैक्टीरिया है, अल्टीमेटली कहें तो ये जो माइक्रोब है, ये अपने आप को ना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं कि जो मेडिसिन हम इनके लिए यूज करते हैं इनको किल करने के लिए, तो वो मेडिसिन जो है इनइफेक्टिव हो जाती है। अगर ऐसा हो जाता है तो उसी को हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोलते हैं, कि कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस अपने आप को इतना कैपेबल बना ले कि उस पर जो मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं उसको किल करने के लिए, तो वो उससे किल ही नहीं हो रहा है, तो उसको हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि रिसेंटली WHO और जो ग्लोबल AMR R&D हब है, इसने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है इंसेंटिवाइजिंग द डेवलपिंग ऑफ न्यू एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट, कि ये इसको इंसेंटिवाइज करेंगे। अब क्यों इंसेंटिवाइज कर रहे हैं? क्योंकि प्रॉब्लम उस तरीके से आ रही हैं, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है और कैसे काम करने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो AMR है ये क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पैरासाइट है, जो समय के साथ अपने आप को इतना बदल लेते हैं कि इन पर कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती है। अब अगर कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी तो जिस ह्यूमन बीइंग को या जिस पर्सन को, जो पर्सन इन चीज़ों से इन्फेक्टेड हुआ है, उसको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर उसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे, मेडिसिन उस पर काम नहीं करेंगी, तो जो भी वायरस का इफेक्ट है या बैक्टीरिया का इफेक्ट है वो कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बहुत बुरी तरीके से बीमार हो जाएगा और हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए, ठीक है। तो ये होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये कैसे आता है, कैसे ये बनता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस? तो देखिए
माइक्रोब की जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वो सब रिस्पॉन्सिबल होती हैं इस चीज़ के लिए। सबसे पहली चीज़ आप कह सकते हो कि मिसयूज ऑफ एंड ओवर यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल। अब देखिए माइक्रोबियल ऐसा नहीं है कि ये अलग से आते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए हम लोग यहाँ पे जैसे सैनिटेशन हमारा बराबर नहीं है, तो सैनिटेशन बराबर नहीं है, हाइजीन बराबर नहीं है, तो वहाँ पे भी तो बैक्टीरिया आते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई वेस्ट है, तो वेस्ट जो है कहीं पे डाल दिया, ठीक है, अब वो वेस्ट सड़ रहा है, तो सड़ने में उसको जो उसका जो डिकम्पोजिशन होता है उसमें भी तो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, तो वो बैक्टीरिया वहाँ से आते हैं। अब देखिए बैक्टीरिया जनरली नेचुरल इन्वायरमेंट में होते हैं, तो नेचुरल इन्वायरमेंट में उनके लिए जो चीज़ें ठीक है वही अवेलेबल रहती है। लेकिन चूंकि हम लोग बहुत सी चीज़ें अपने आप से क्रिएट करते हैं, इंडस्ट्रीज में बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है, केमिकल और कई कई बायोलॉजिकल चीज़ों का यूज़ करके बनाया जाता है। तो आप सोच के देखिए कि जब ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं, इतना केमिकल यूज़ हो रहा है, और हमने जो वेस्ट फेंका है उसमें भी केमिकल है बहुत सारा, तो अब वो केमिकल जब ये लोग भी खाएंगे, जो माइक्रोब है, बैक्टीरियाज है या जो माइक्रोबियल है, तो वो जब ये सारी चीज़ें खाएंगे तो उनमें भी तो अलग अलग तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग में मिलते हैं, है ना। कुछ चीज़ें नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं तो कुछ पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है। तो वही चीज़ इनके साथ भी होती है। तो जब अगर हम हाइजीन वगैरह अच्छा नहीं रखेंगे तो भाई मिसयूज़ हो गया एंटी माइक्रोबियल का, तो वो लोग इन सब चीज़ों को खाएंगे, ठीक है, ये जो केमिकल्स वगैरह जो हमारा वेस्ट पड़ा हुआ है, तो उससे भी उनमें एक वो रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है ना। तो इसलिए सैनिटेशन रखना, हाइजीन रखना, साथ ही साथ इनको प्रॉपरली मेंटेन करना, इसके लिए मतलब एक रेगुलेशन होना प्रॉपरली कि किस तरीके से, जो जैसे बायोलॉजिकल वेस्ट होता है बहुत सारा हॉस्पिटल वगैरह में निकलता है, तो उसको प्रॉपरली मैनेज करके कैसे ट्रीट करके जो है ही डिकम्पोज करना चाहिए। अदरवाइज वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है इन सब चीज़ों के लिए। इसके बाद जैसे डिजीज़ प्रिवेंट, मान लो किसी को बीमारी हो भी गई या डिजीज़ हो भी गई, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हमारे पास उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है हेल्थ केयर की, तो वो भी एक प्रॉब्लम होता है। साथ ही साथ हेल्थ केयर में जैसे क्वालिटी नहीं है, मेडिसिन भी बहुत कॉस्टली पड़ती है कई बार, है ना, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस भी नहीं है। अवेयरनेस रहे तो फिर भी थोड़ा बहुत बचा जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो एंटी माइक्रोबियल होता है वो कितने तरीके का, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई इन्फेक्शन बैक्टीरिया से फैल रहा है तो उसके लिए जो हम मेडिसिन यूज़ करेंगे उसको हम एंटीबायोटिक या एंटी बैक्टीरियल बोलेंगे। इसमें जैसे एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस हो गया। अगर कोई वायरस से फैल रहा है इन्फेक्शन तो उसको हम ट्रीट करने के लिए एंटीवायरस जो है यूज़ करेंगे। और जैसे चिकन पॉक्स हो गया, कोल्ड हो गया, कोविड-19 हो गया, HIV हो गया, ये वायरस से आते हैं। अगर कोई चीज़ फंगी से फैल रही है तो उसके लिए हम एंटी फंगल यूज़ करेंगे उसको ट्रीट करने के लिए, जैसे कि रिंग वॉर्म हो गया, एथलेट फूड हो गया, ठीक है। इसके बाद पैरासाइट, अगर कोई प्रॉब्लम पैरासाइट या कोई इन्फेक्शन पैरासाइट से फैल रहा है तो उसके लिए हम एंटी पैरासाइट यूज़ करेंगे, है ना। अब पैरासाइट में जैसे आपका मलेरिया हो गया, थ्रेड बॉम हो गया, इस तरीके की बीमारियां देखी जाती हैं। अब AMR का इंडिया में क्या स्टेटस है, क्या इंडिया में भी AMR के केस बहुत सारे देखने को मिलते हैं या नहीं। तो देखिए अगर वर्ल्ड की टॉप कंट्रियों की लिस्ट देखी जाए जो ज़्यादा एंटीबायोटिक को कंज्यूम करती हैं, तो इंडिया जो है उसमें हाईएस्ट है, टॉप रैंक पे है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे लेकिन टॉप रैंक पे देखा जाए तो इंडिया जो है एंटीबायोटिक का कंजम्पशन करता है। और साथ ही साथ इंडिया का जो AMR है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब अगर लैंसेट पेपर की रिपोर्ट की माने तो 5 पैथोजन ऐसे होते हैं जो इंडिया में AMR डेवलप कर चुके हैं, ठीक है। 5 कौन कौन से, उसमें से ट्यूबरक्लोसिस एक है, बाकी ये नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब ICMR का कहना ये है कि अगर ऐसे ही चलता रहा, हम लोगों ने कोई इसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया या इसको कम करने के लिए एफर्ट नहीं डाले, तो आने वाले समय में ये जो रेजिस्टेंस है ना, एक साल मतलब हर साल 5 से 10% तक ये रेजिस्टेंस इंक्रीज होता ही जाएगा, है ना। तो उस समय फिर अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इसको कंट्रोल कर पाना या कम कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, जैसे AMR है तो चलो ठीक है कि AMR है तो इसके प्रॉब्लम क्या हो रहे हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो है कि मेडिकल का जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों, देखिए जैसे मान लीजिए आप टीबी के बारे में शायद आपने पढ़ा होगा कि टीबी को जब आप ट्रीट करते हो तो उसमें पहले फर्स्ट लाइन ड्रग्स दिए जाते हैं ना। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स क्या होते हैं कि इनकी बहुत ज़्यादा टाइमिंग का इसमें रोल होता है कि आपको जैसे
शायद 6 मंथ में या 3 मंथ में जो है बार बार डोज लेने पड़ते हैं और उसमें गैप नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो जो इसमें बैक्टीरिया होता है ना वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है, तो फिर उसको फर्स्ट लाइन के डोज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, फिर उसके लिए सेकंड लाइन डोज देने पड़ेंगे। और अगर ऐसा करना पड़ा, सेकंड लाइन डोज देने पड़ा, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, या अगर नहीं भी रहना पड़ा तो चक्कर तो लगाने ही पड़ेंगे, तो वो भी आपके हायर मेडिकल कॉस्ट को बढ़ाएगा। साथ ही साथ इसमें मॉर्टिलिटी हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर लैंसेट रिपोर्ट की माने तो पूरे दुनिया में हर साल 3,500 लोग जो है AMR की वजह से मर जाते हैं। आप सोचो कि कितना बड़ा डाटा है, 3,500 बहुत बड़ी मतलब डेटा होता है, क्योंकि आप सोचो ये तो एक तो बहुत स्लोली काम करते हैं और इनके लिए इतना सब कुछ अवेलेबल है। जैसे टीबी के लिए तो कितनी मेडिसिन अवेलेबल है, उसके बावजूद भी इतने लोग अगर मर रहे हैं तो ये चिंता की बात है। ठीक है, जैसे सुपर बग्स वगैरह, यानी कि आजकल तो क्या है बहुत से जम्स वगैरह भी फैल रहे हैं, तो ये जो जम्स वगैरह है ना ये भी कई तरीके का रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं मल्टीपल ड्रग के अगेंस्ट। तो इनको भी ट्रीट, अगर कोई भी जम्स हो या फिर माइक्रोबियल कोई भी हो, अगर वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है ना मेडिसिन के खिलाफ, तो वो उस मेडिसिन से फिर ट्रीट ही नहीं हो सकता, उसके लिए कुछ अलग ही देखना पड़ेगा। साथ ही साथ इससे इकोनॉमी का भी बहुत सारा जो है लॉस हो रहा है। अगर देखा जाए तो जीडीपी में नेक्स्ट डिकेड तक अगर देखें तो जीडीपी में करीब 3.4 ट्रिलियन जो डॉलर है उसका एनुअली लॉस हो जाएगा, उतनी जीडीपी कम हो जाएगी। अब ऐसे जीडीपी क्यों कम हो जाएगी, इसका जीडीपी से कैसे रिलेशन है? तो देखो मेरे दोस्तों, कैसे कम होगा, आप एक बात सोचिए कि मान लीजिए आप एक एम्प्लॉई हो, ठीक है, कहीं जॉब करने जाते हो, तो आप जो है इकोनॉमी में आपका कुछ आउटपुट है ना। अब लेकिन चूंकि आपको मान लीजिए कोई AMR का प्रॉब्लम हो गया है, तो अब AMR का प्रॉब्लम हो जाने की वजह से क्या प्रॉब्लम हो जाएगा कि आपकी वो इकोनॉमिक जो एक्टिविटी थी जो आप परफॉर्म कर रहे थे वो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे ना। तो जब आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो फिर क्या होगा, उससे जो आपका आउटकम है वो जीडीपी में कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जीडीपी भी कम हो जाएगी, इस तरीके से ना। अब रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है वो क्या बोलती है? देखो रिपोर्ट का ये बोलना है कि जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है ना, उसको जो सबसे ज़्यादा थ्रेट है तो टॉप 10 में आता है ये। जैसे और भी कई चीज़ों से थ्रेट है, लेकिन AMR से जितनी थ्रेट है वो टॉप 10 की कैटेगरी में आप रख सकते हो, तो इतनी सीवियर है। जैसे कोविड-19 है या और भी चीज़ें हैं, तो ये तो थ्रेट है ही बहुत बड़ा। लेकिन अगर AMR की बात की जाए तो AMR भी टॉप 10 में आता है। इसको 2019 में अगर देखा जाए तो 4.95 मिलियन जो है लोग इससे मर गए थे। इतने तो जो है HIV और मलेरिया से भी नहीं मरते हैं लोग, जितने जो है AMR से मर गए थे। साथ ही साथ क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हमने पहले ही देखा कि हर साल जो है करीब 3.4 ट्रिलियन US डॉलर इकोनॉमी लॉस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2050 तक अगर देखें तो करीब 100 ट्रिलियन US डॉलर इकोनॉमी पे, मतलब इकोनॉमी जो है इस पे इम्पैक्ट डालेगी। अब मतलब कैसे इम्पैक्ट डालेगी ये इस चीज़ को नहीं बता रहा है कि इसके लिए इकोनॉमी, आप देखो हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ जाएंगे, इसका जो है हर जगह इम्पैक्ट होगा, है ना। तो उस तरीके से देखा जाए तो इतनी जो हमारी इकोनॉमी है वो लॉस हो जाएगी AMR की वजह से, तो इसीलिए इस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ क्या है कि रिसर्च वगैरह भी इसमें ज़्यादा नहीं है। अब इसके भी अपने रीज़न है, क्योंकि देखिए अभी मान लीजिए जितने वायरस हम लोगों को नॉन है कि इतने वायरस हमें प्रॉब्लम करते हैं, तो उसके लिए तो ऑलरेडी जो है कुछ ना कुछ वायरस बैक्टीरिया जो भी है, तो उसके लिए जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, मतलब एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन हैं। लेकिन बाकी आगे क्या होगा, जैसे कोविड आया तो कोविड के बारे में किसको पता था? किसी को नहीं पता था कि कोविड जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब हमें प्रॉब्लम ही पता नहीं है तो रिसर्च तो कहाँ से हम करेंगे? वो रिसर्च तभी होगी जब कोई प्रॉब्लम आएगा, है ना। तो इस तरीके का भी प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर भी इसके अलावा भी जो कॉमन ड्रग्स होते हैं, जो कॉमन एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होते हैं, उन पे भी ज़्यादा काम नहीं होता है, क्योंकि जो अवेलेबल है वही जो है चलाए जाते हैं, उन पे भी काम नहीं होता। तो उन पे भी हमें काम करना पड़ेगा। और काम लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए काम करते भी हैं, कुछ एक अच्छा सा मेडिसिन या ड्रग्स बनाते हैं, तो उनको रिटर्न उतना अच्छा नहीं मिलता, तो इसलिए लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए क्या और भी फैक्टर हैं जो AMR को लीड करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस। अब ये क्या चीज़ है? तो देखिए क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी का
बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एएमआर पे। अब ये कैसे रिलेटेड है, तो क्लाइमेट चेंज और एएमआर की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ही जो जीन ट्रांसफ़र होते हैं ना, या फिर जो जीन का म्यूटेशन होता है वो बहुत फास्ट होता है, वो इनकरेज करता है। मतलब कि टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो ये इनकरेज करेगा जीन म्यूटेशन को, है ना। अब जीन अगर म्यूटेट होंगे तो अलग अलग जीन आएंगे। अब जैसे आपने देखा होगा कि कोविड की अलग अलग मतलब स्ट्रेन आ रही थी, मतलब अलग अलग वेव्स आ रही थी। तो कुछ वेव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थी, कुछ जो है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं थी। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन पे डिपेंड करता है कि जो अगला वाला वायरस बन के तैयार हुआ है वो कितना ज़्यादा डेंजर है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिलती है कि अब अगर म्यूटेशन होगा जेनेटिकली तो उससे क्या आगे जो वायरस बढ़ रहा है वो अच्छा है बुरा है, या फिर जो अभी जितना अभी डैमेज कर रहा था उससे ज़्यादा डैमेज कर सकता है। तो ये तो म्यूटेशन के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो ये जो है क्लाइमेट चेंज उसको सपोर्ट करता है। क्लाइमेट चेंज से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर से उसकी जेनेटिक म्यूटेशन होने के चांसेस बढ़ेंगे और उसकी वजह से एएमआर भी बढ़ जाएगा। साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी की अगर बात की जाए तो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से भी एएमआर क्रिएट होता है। क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि जो माइक्रोबियल लेवल पे है वहाँ पे भी तो बायोडाइवर्सिटी लूज हो रही है ना। तो उससे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा? वो तो सही है ना कि बायोडाइवर्सिटी माइक्रोबियल पे अगर कम हो रही है तो उससे कैसे फ़र्क पड़ेगा ये समझते हैं। अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए 10 प्रकार के कोई माइक्रोबियल हैं, अब उसमें से 3 प्रकार के मान लीजिए गायब हो गए, तो नेचुरली अगर देखा जाए तो ये जो 10 के 10 थे इनमें कुछ ना कुछ बैलेंस तो रहेगा। जब ये 3 इसमें से गायब हो गए हैं ड्यू टू बायोडाइवर्सिटी लॉस, मतलब एक्सटेंट हो गए हैं, अब नहीं एग्जिस्ट करते हैं, तो बाकी के जो 7 बच गए हैं ना, इनका इन 3 से कुछ तो लिंकेज रहेगा ना पहले। तो वो जो लिंकेज है वो भी अभी डैमेज हो गया, तो उस लिंकेज की वजह से हो सकता है कोई किसी को किसी तरीके से बेनिफिट देता हो या फिर किसी तरीके से लॉस भी होता होगा। तो अब पहले जो इनमें होता था, पहले जो इनमें चेंजेस देखने को मिलते थे वो चेंजेस अब देखने को नहीं मिलेंगे पहले के कंपैरिजन में। तो ये भी एक रीज़न होता है कि इसकी वजह से भी चांसेस होते हैं कि एएमआर जो है इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। और पॉल्यूशन से भी इंक्रीज होता है। पॉल्यूशन से कैसे इंक्रीज होता है? जैसे देखो, अगर आप देखो तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ह्यूमन वेस्ट है, तो इनसे बहुत सारे एफ्लुएंट निकलते हैं। तो इन एफ्लुएंट को जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसको जम्स वगैरह बैक्टीरिया वगैरह वो सब ही खाते हैं, तो उससे उनके अंदर भी अलग अलग चीज़ें जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखो तो जैसे हैवी मेटल में अगर जिंक है और जिंक जो है बैक्टीरिया या वायरस ने खा लिया तो उससे जो है काफ़ी रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है ना। तो ऐसी ही चीज़ों से पॉल्यूटेंट जो अलग अलग पॉल्यूटेंट हैं उन पॉल्यूटेंट से जो है इसी तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है, इसी तरीके से जो है एएमआर बढ़ रहा है। साथ ही कोविड-19 की अगर बात की जाए तो कोविड-19 में अगर आप देखो तो एंटीबायोटिक्स हम लोगों ने बहुत खाई हैं। ज़्यादा अगर एंटीबायोटिक्स खाएंगे तो उससे भी प्रॉब्लम होता है। आप एकदम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक नहीं खा सकते हो, है ना। एंटीबायोटिक क्या है, एनिमल्स रियरिंग में भी यूज़ की जाती है और फिर उन एनिमल को हम लोग खाते हैं, है ना। तो वहाँ से भी एंटीबायोटिक आ रही है। जब हम मीट वगैरह खाते हैं तो वहाँ से भी एंटीबायोटिक आ रही है, वो भी तो कहीं ना कहीं इसको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है ना, एएमआर को बढ़ा रही है। तो अब बात आती है कि क्या किया जाना चाहिए जिससे एएमआर कम हो जाए। तो देखिए सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कि इन्वायरमेंटल जो गवर्नेंस है, प्लानिंग है और जो रेगुलेशन है ये प्रॉपरली होनी चाहिए। जैसे प्लानिंग मान लीजिए कि हम लोग जैसे वेस्ट निकल रहा है तो उसको किस हिसाब से डंप करें, ये प्लानिंग होनी चाहिए। इन्वायरमेंट में ज़्यादा लॉस नहीं हो, क्लाइमेट चेंज ज़्यादा नहीं हो, तो उसको भी हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो एएमआर की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ठीक है। जैसे इन लोगों ने क्या अभी इनिशिएटिव लिया स्वीडन ने कि जो है एक एएमआर एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया है, तो वो उसके बारे में थोड़ा बहुत काम करेगा। साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबल सिस्टम भी होना चाहिए। मतलब जो भी हम कर रहे हैं, जैसे कोई डेटा भी अगर आता है तो वो भी ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल होना चाहिए। अगर किसी जैसे कोई प्रॉब्लम, कोई वेस्ट जमा करने से अगर कोई प्रॉब्लम हो गई या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो गया जिससे कुछ इशू क्रिएट हो गया है, कोई नया एएमआर क्रिएट हो गया है, तो उसको हमें जो है अकाउंटेबल ठहराना चाहिए कि कैसे हुआ है और फिर उस पर काम भी करना चाहिए। साथ ही साथ हमें क्या करना है कि ये देखना है कि एएमआर किन पॉल्यूटेंट की वजह से फैल रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया था कि जिंक की वजह से, तो ऐसे ही और भी क्यों कई पॉल्यूटेंट होंगे जिसकी वजह से एएमआर इंक्रीज हो जाता है। तो हमें वो देखना है
कि कौन से ऐसे बायोलॉजिकल और केमिकल पॉल्यूटेंट हैं जिसकी वजह से AMR इंक्रीज हो रहा है, तो हमें उनको इन्वायरमेंट में कम करना होगा, जिससे वो ज़्यादा इन्वायरमेंट में नहीं रहेंगे तो AMR होने के चांसेस भी कम रहेंगे। साथ ही साथ हमें जो है रिपोर्टिंग, इनके सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग, इन सब चीज़ों को भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी जा कर के सही काम हो पाएगा। क्योंकि अगर हम ये नहीं देखेंगे कि जैसे कोई माइक्रोबियल पॉल्यूशन हो रहा है, उसको हम सही से सर्वेलेंस नहीं करेंगे, सही से मॉनिटर नहीं करेंगे, तो वो पॉल्यूशन कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा, और अगर वही पॉल्यूशन कंटिन्यूसली बढ़ता रहा तो उससे AMR भी बढ़ता रहेगा। साथ ही साथ हमें क्या करना है, जो फाइनेंस है, जो इनोवेशन है, या जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसको भी प्रायोरिटाइज करना है कि उसको ज़्यादा बढ़ावा देना है, जिससे इस AMR के लिए फाइनेंसिंग आ सके, इनोवेशन आ सके, जिससे हम इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सके AMR की प्रॉब्लम। साथ ही साथ इसमें क्या है, बहुत सारे सेक्टर इन्वॉल्व है, तो इसीलिए मल्टी सेक्टर वन हेल्थ रिस्पॉन्स होना चाहिए। जैसे देखो, इसमें एनवायरनमेंट का भी रोल है, क्योंकि पॉल्यूशन वगैरह को कंट्रोल करना है ना, तो इन्वायरमेंट का भी रोल है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग मिनिस्ट्री का रोल देखने को मिलता है, तो उन्हें भी हमें कंट्रोल में लाना पड़ेगा, उन मिनिस्ट्री को भी हमें एक साथ लाना पड़ेगा, जिससे हेल्थ के लिए एक पूरा प्रॉपर वन रिस्पॉन्स हो सके, है ना। ओके ओके, तो जो नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ है, ये रिलेटेड न्यूज़ है और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए बता देते हैं कि देखिए, जो फंगल डिजीजेज हैं, जिसको हम एंटी फंगल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, तो जो फंगल डिजीज हैं, ये ऐसा नहीं है केवल कि ह्यूमन में ही प्रिवेलेंट हैं, ये प्लांट्स में भी बहुत सारी देखने को मिल रही हैं अभी रिसेंटली, है ना। अभी जैसे अगर आप देखोगे तो एक जर्नल नेचर ने रिपोर्ट पब्लिश की हुई है, उसमें बताया गया है कि 10 से लेकर के 23% तक जो है क्रॉप में लॉस देखने को मिला है ड्यू टू द फंगल डिजीज। अब ऐसी कौन कौन सी क्रॉप है जिनमें ये लॉस देखने को मिला है, तो देखिए, राइस, वीट, मेज, सोयाबीन, पोटैटोज, तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जिसमें ये लॉस देखने को मिले हैं, और ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है फंगल डिजीज के लिए। जैसे कि इसमें क्या क्या फंगल आते हैं, तो राइस ब्लास्ट फंगल, ठीक है, वीट स्टेम रस्ट, कॉर्न स्मट, सोयाबीन रस्ट और पोटैटो लेट ब्लाइट, तो ये जो है अलग अलग टाइप के फंगल है। अब फंगल होता क्या है और फंगल डिजीज कैसे आ रही है, तो देखिए, फंगल जो है ये या तो सेलुलर एलिमेंट हो सकता है या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, या तो ये सेलुलर होगा या मल्टी सेलुलर होगा, ठीक है। अब अगर आप देखो तो जितनी भी प्लांट्स में प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी डिजीज होती है प्लांट्स में, अगर आप उसमें से देखोगे ना, तो 2/3 तो मतलब इन्फेक्शन की वजह से ही होती हैं, है ना, और ज़्यादातर फंगस इन्फेक्शन की वजह से ही होती हैं। तो बहुत सोचने वाली बात है कि बताओ, प्लांट्स को भी करीब 2/3 जो बीमारियां होती हैं वो फंगस की वजह से होती हैं। और अब ये फंगस फैलता कैसे है, तो देखो, इसको फैलने का जैसे मैंने आपको बताया ना कि वेस्ट वगैरह में जैसे हम लोग कहीं पे भी डंप कर देते हैं, तो वहाँ से जो है कैसे जाएगा, वहाँ से अब कैसे फैलेगा, तो देखो, वहाँ से ये विंड और वाटर की हेल्प से जा सकता है, या फिर मान लीजिए कोई एनिमल की हेल्प से जा सकता है, वर्कर की हेल्प से जा सकता है, मशीनरी, टूल्स, है ना, इन कैसे भी ये एक जगह से दूसरी जगह ये आराम से ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसीलिए हमें इसको, मतलब इसकी जो बेस है ना, जहाँ पे जैसे अगर हमने कुछ वेस्ट फेंका है उसकी वजह से ये क्रिएट हो रहा है, तो हमें उस वेस्ट को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। फंगस को ऐसे हम इन्वायरमेंट में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने वेस्ट को कंट्रोल कर लिया तो ये हो जाएगा। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बोला है कि क्लाइमेट चेंज का भी इस पर और भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे तो जो फंगल डिजीज़ है ना, क्लाइमेट चेंज की वजह से और भी जो है ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ये और भी ज़्यादा वर्सन कर देंगी कंडीशन को, ठीक है। और अभी साथ में ये भी मतलब ये भी देखा गया है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, तो फंगल डिजीज़ भी बढ़ रही हैं। और फंगल डिजीज़ अभी ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो जो अर्थ का ट्रॉपिकल जोन होता है ना, या फिर सब ट्रॉपिकल जोन तक ही मैक्सिमम आपको फंगल डिजीज़ या ये जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है देखने को मिलती हैं। पोल साइड में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है, लेकिन अभी रिसेंटली ये सब चीज़ें इंग्लैंड और आयरलैंड जैसी कंट्री में भी देखी गई हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये अब जो फंगल इन्फेक्शन है या फिर जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, ये पोल की साइड भी मूवमेंट कर रहा है, तो ये चिंता की बात है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अब ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि जो कम्युनिकेट ना करे। कम्युनिकेट का यहाँ पे क्या मतलब है, कम्युनिकेट का यहाँ पे सिंपली मतलब ये है कि जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक ना फैले, उसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोल सकते हैं।
ओके, तो अब जो डिजीज एक आदमी से दूसरे आदमी या एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट नहीं होगी उसको हम नॉन कम्युनिकेबल बोलेंगे। तो कम्युनिकेबल किसको बोलेंगे? जो ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब ये क्यों न्यूज़ में आया है? तो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने क्या किया है, गाइडलाइन इशू की है। किस चीज़ के लिए? नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि NPNCD 2023। अब ये किस तरीके का गाइडलाइन है और क्या काम करने वाला है? तो देखिए, ये जो गाइडलाइन है ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के दिन रिलीज की गई हैं, और G20 अभी चल रहा है इंडिया में, तो G20 को को ब्रांडेड, मतलब उसका एक पार्ट है ये, G20 का ही, G20 पार्ट के तहत ये इशू की गई है गाइडलाइन। अब इस गाइडलाइन का क्या एम है, क्या क्यों की गई है ये गाइडलाइन इशू? तो देखिए, इनका मेन एम है कि जो हमारी NCD है, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो हैं उसको हमें रोकना है, यानी प्रिवेंट करना है प्राइमरी और सेकेंडरी क्लिनिकल सपोर्ट से। प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होते हैं? जो ताल्लुक लेवल के हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल होते हैं, या फिर उससे नीचे वाले के हैं तो जो विलेज लेवल के हॉस्पिटल होते हैं, तो वहाँ पे हमें इनको प्रिवेंट करना है, इनको क्योर नहीं करना है। प्रिवेंट का मतलब होता है कि हम इनको होने से पहले ही रोकें, ठीक है, कुछ ऐसी तरीके अपनाएं जिससे ये हो ही नहीं, इनको प्रिवेंट करना है। क्योंकि क्योर करने में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए पड़ती हैं, लेकिन प्रिवेंट हम ईजिली कर सकते हैं कुछ प्रिकॉशन लेकर के। इसीलिए बोलते हैं ना कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिकॉशन लेकर के हम इन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि क्योर करने के लिए तो अलग ही चीज़ है फिर। तो अभी क्या है कि अभी एक एग्जिस्टिंग प्रोग्राम था जिसका नाम था नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, NPCDCS, इसको अब आगे यही बोलेंगे। तो इसको रीनेम्ड कर दिया है NPNCD, जो कि अभी हमने बात की थी। तो अब इसको बड़ा क्यों दिया है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि अभी यही जो प्रोग्राम है कंटिन्यू रहेगा, और इस प्रोग्राम को और ज़्यादा बड़ा कर दिया है इसमें, और डिजीज़ ऐड करके, जैसे COPD मतलब क्रॉनिकल ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ को इसमें ऐड किया है। इसके बाद अस्थमा को इसमें ऐड किया है। इसके बाद इसको NAFLD को इसमें ऐड किया है। तो इस तरीके से काफ़ी डिजीज़ इसमें ऐड की गई हैं, ठीक है। और साथ ही साथ पहले जो एक प्लेटफॉर्म था जिसका नाम था कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, तो इसको रीनेम करके नेशनल NCD पोर्टल बना दिया है कि नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पोर्टल, ठीक है। अब जान लेते हैं कि ये क्या होती है डिजीज़, ठीक है। फिर देखेंगे कि इसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्यों ये डिजीज़ को हम कम नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो, इनको क्रॉनिकल डिजीज़ भी बोलते हैं। क्रॉनिकल का मतलब होता है कि जो बहुत लॉन्ग टाइम से चली आ रही है, ठीक है। अब ये कैसे डेवलप होती हैं? तो देखो, या तो ये जेनेटिकली हो सकती हैं, या फिर ये फिजियोलॉजिकली भी हो सकती हैं, एनवायरनमेंट के फैक्टर की वजह से आपको ये डिजीज़ हो सकती हैं, और बिहेवियरल फैक्टर की वजह से भी हो सकती है। बिहेवियर का मतलब ये नहीं है कि आप कैसे बिहेव करते हो, बिहेव का मतलब ये है कि आप किस तरीके का एनवायरनमेंट में रहते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका डाइट कैसा है, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है ना, तो उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है बिहेवियरल फैक्टर। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे अभी। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम मेजरली 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं जो ज़्यादातर फैलती हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, कैंसर, ठीक है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ और डायबिटीज़। और भी कई होती है, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, ओबेसिटी हो गया, है ना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होते हैं, ऐसे कई तरीके, डिप्रेशन हो गया, जैसे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो गया, फिर इसके बाद न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ हो गया। तो ऐसी कई तरीके की डिजीज़ होती हैं। ये तो बहुत लंबी लिस्ट है, तो जस्ट बताया कि ये मेजरली ये डिजीज़ होती हैं 4। अब NCD क्यों होती है, इसके पीछे क्या फैक्टर है, क्यों NCD इतना ज़्यादा फैल रहा है? तो देखिए, 2 ही तरीके के फैक्टर ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट होता है बिहेवियरल रिस्क फैक्टर, सेकंड आप कह सकते हो साइकोलॉजिकल रिस्क फैक्टर। तो बिहेवियरल रिस्क फैक्टर में क्या होता है कि अनहेल्दी डाइट है, तो अनहेल्दी डाइट से हो जाती है, जैसे जंक फूड खा रहे हैं। जंक फूड से कैसे होगी? जंक फूड ज़्यादा खाते हैं तो उससे क्या होता है, ओबेसिटी होती है। तो ओबेसिटी से फिर ओबेसिटी से फिर डायबिटीज़, और फिर और भी हार्ट की प्रॉब्लम, है ना, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, कैंसर मैंसर, वो सब चीज़ें, मतलब अल्टीमेटली डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लाइफ में। फिजिकल एक्टिविटी आजकल के लोग करते ही नहीं है, मतलब स्पेशली अगर देखा जाए तो अर्बन एरिया में फिजिकल एक्टिविटी कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लाइफ स्टाइल ही वैसी है, सुबह पता चले 9 से शाम के 6 बजे तक जॉब है, अब उसके बाद इंसान क्या ही फिजिकल एक्टिविटी करेगा,
ठीक है। यूज़ ऑफ तंबाकू वगैरह का बहुत यूज़ होता है, तो उससे भी लंग कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। या फिर जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है वो भी होती है। एल्कोहल का ज़्यादा कंजम्पशन करने से भी प्रॉब्लम होता है। अब फिजियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, जैसे कि अगर आप एक्सरसाइज कम करोगे तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा, आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अनहेल्दी डाइट है आपकी, ठीक है। ओबेसिटी होगी। ओबेसिटी क्यों होगी, क्योंकि आप हाई कैलोरी का फूड इंटेक कर रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ ब्लड ग्लूकोज भी बढ़ जाएगा। ये क्यों बढ़ जाता है, अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, लाइफ आपकी पूरी स्ट्रेस से भरी पड़ी है, तो उसका स्ट्रेस का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अपनी बॉडी पे। इसलिए स्ट्रेस जितना हो सके उतना कम लो, है ना। साथ ही साथ अगर नींद कम ले रहे हैं, लेस स्लीप हो रही है, तो भी जो है ब्लड ग्लूकोज का प्रॉब्लम हो जाता है। अब अगर एनसीडी रहेंगी तो उनका क्या इम्पैक्ट है, देखो इम्पैक्ट तो बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि अगर बात करें तो डेथ उससे ज़्यादा होती है, मोर्टिलिटी रेट उसका बहुत ज़्यादा हाई है। ज़्यादातर पुअर पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा अभी बढ़ रही है, ठीक है। अगर जीडीपी का देखें तो करीब इकोनॉमिक लॉस अगर देखा जाए तो 70 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक का लॉस देखने को मिलेगा एनसीडी से 2030 तक, ठीक है। और साथ ही साथ जो लोग होते हैं उनका जो है ह्यूज पॉकेट कॉस्ट जाता है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे अगर आप मान लीजिए कोई बीमारी ट्रीट करवाने जाते हो, तो कुछ फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा मिलती हैं और कुछ आपको अपने पॉकेट से खर्च करना पड़ता है। तो जो आप पॉकेट से खर्च कर रहे हो उसको आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट बोला जाता है। और देखिए यहाँ से केवल एक ही चीज़ नहीं है, अगर आप यहाँ से लिंक करेंगे तो आपको बहुत मेजर प्रॉब्लम दिखेंगी। जैसे अब पॉकेट कॉस्ट ज़्यादा है तो इससे क्या होगा कि कंजम्पशन कम हो जाएगा। कंजम्पशन कैसे कम हो जाएगा, जैसे जो पुअर पर्सन है अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो पहले वो ये सोचेगा ना कि हमारे जो बंदे को जब जिसको प्रॉब्लम हो गई है वो ठीक हो जाए, बाकी तो जो चीज़ें खरीदनी है या जो भी करना है वो बाद में देखेंगे अगर कुछ बचा तो, है ना। तो उस तरीके से कंजम्पशन कम होगा, क्योंकि ज़्यादा पैसा आपका हेल्थ पे जा रहा है तो आप इन्वेस्ट नहीं करोगे कहीं पे, आप चीज़ें कम कंज्यूम करोगे, आप डिमांड नहीं करोगे ज़्यादा चीज़ों की, क्योंकि आपके पास जो इकोनॉमिक रिसोर्स है वो ऑलरेडी लिमिटेड है ना। तो आप ज़्यादा खर्चा कर ही नहीं सकते हो। तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा कि इकोनॉमी पे घूम फिर के वही बात आ गई ना कि इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ जिसको ये एनसीडी हुई है या जिसको इससे प्रॉब्लम हो रहा है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो उससे क्या होगा कि इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, है ना। और प्रोडक्टिविटी कम होगी तो अगेन भाई इकोनॉमी का लॉस होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें आप लिंक किया करो, क्योंकि मेंस में ये बहुत बेनिफिट देती हैं अगर आप चीज़ों को इस तरीके से लिंक कर रहे हो कि अगर ये हो रहा है तो इससे क्या होगा, और ऐसे जब आप आंसर लिखोगे तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। साथ ही इसमें देखो ये तो मैंने आपको पॉइंट अभी ऊपर ही बता दिया कि जो लेबर फोर्स है ना उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि जब हेल्थ नहीं है तो वेल्थ कहाँ से आएगी। बोलते नहीं है कि हेल्थ है तो वेल्थ है, नहीं तो वेल्थ से हेल्थ नहीं ला सकते, हेल्थ से वेल्थ ला सकते हैं, है ना। तो प्रोडक्टिविटी भी जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। आप स्टेटस देखेंगे तो क्या है एनसीडी का स्टेटस, तो आप अगर इंडिया में देखोगे तो करीब जितनी भी डेथ इंडिया में होती हैं 66% जो है एनसीडी की वजह से होती हैं, ऐसा डब्ल्यूटीओ का कहना है। 77% डेथ, सॉरी 77 नहीं 71% जो ग्लोबली डेथ हो रही हैं वो एनसीडी से हो रही हैं, ऐसा डब्ल्यूटीओ का कहना है। इसके बाद अगर देखा जाए तो करीब 25 लाख जो डेथ हैं वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज से हुई हैं, और करीब 11.46 लाख जो डेथ हैं वो क्रॉनिकल रेस्पिरेटरी डिजीज से हुई हैं। मतलब तंबाकू वगैरह भी अगर ज़्यादा खाओगे तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती क्या है। तो देखिए कम्युनिकेबल का जैसे मैंने बताया कि ये कम्युनिकेट करेगी, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलेगी, और फैलने के कई तरीके हो सकते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैल सकती है, कई बार जैसे कोविड फैल रहा था तो डायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैल रहा था। और क्या होता है कि कई बार जैसे आप किसी एरिया में गए तो वो एरिया कंटिमिनेटेड हो जाए, जैसे आपने छींका तो वो वायरस उधर पे चले जाएंगे, फिर कोई उधर आया तो वैसे भी फैल सकता है ना। या फिर जैसे कि या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि कोई इसमें एक वेक्टर, यानी कि कोई पर्टिकुलर जैसे मच्छर ही है, मलेरिया है जैसे, तो मलेरिया कैसे फैलता है कि एक मच्छर ने आपको काटा और फिर वही मच्छर जाके दूसरे पर्सन को काटेगा, तो उस तरीके से वो मलेरिया फैलता है। तो वो भी एक हिसाब से कम्युनिकेबल डिजीज़ है, उसके फैलने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो देखो यहाँ पे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये आपको एलर्जी अगर है तो उससे हो सकती है, या माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम यानी कि न्यूट्रिशन आपका सही नहीं है, यानी कि वही हो गया ना कि अनहेल्दी डाइट है आपकी, है ना, तो उससे फैल जाएगा। या फिर आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा
चेंज हुआ है जो मतलब नेचुरली जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, या फिर एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ हो रही है, तो यहाँ से तो अगर एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो रही है तो सीधा कैंसर होगा, है ना। और यहाँ पे क्या है, ये कैसे फैलेगा, तो ये इन्फेक्टियस पैथोजन से फैल सकता है, या कोई कैरियर इसके लिए रहेगा तो उससे फैल जाएगा, है ना। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्टली फैल जाएगा या कोई पैथोजन चाहिए जिसकी वजह से ये फैल जाएगा। अब इसके लिए ट्रांसमिटेड एजेंट क्या होता है, तो ये तो इसके लिए तो ट्रांसमिट ये होती नहीं है तो एजेंट की तो जरूरत ही नहीं है। ये जैसे वायरस के थ्रू फैल सकती है, बैक्टीरिया के थ्रू फैल सकती है, फंगस के थ्रू फैल सकती है, पैरासाइट के थ्रू फैल सकती है, कैसे भी फैल सकती है ना। अब क्या ये इनहेरिट है, तो देखिए ये इनहेरिट नहीं होती है, लेकिन अगर मोस्टली तो कम्युनिकेबल डिजीज इनहेरिट नहीं होती है, लेकिन 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 सुनिए बताते हैं, और ये जो है इनहेरिट हो सकती है जनरेशन से जनरेशन तक। अब जैसे अगर हम बात करें एड्स की, तो ठीक है, तो एड्स जो है एक हिसाब से कम्युनिकेबल डिजीज जैसा ही है, आप उसको नॉन कम्युनिकेबल नहीं बोल सकते, क्योंकि एड्स अगर किसी पर्सन को एड्स है और आप उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो हो सकता है कि आपको भी एड्स हो जाए, है ना। तो इसीलिए कम्युनिकेबल डिजीज हुआ, और अगर कम्युनिकेबल डिजीज है तो वो फैल भी रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक नहीं फैल सकता है। एक तो देखो ये तरीका है कि जो उससे रिलेशन बना है वो भी फैल गया, और फिर हो सकता है कि उनसे जो बच्चा भी पैदा हो उसमें भी चांसेस हैं, मतलब देखो श्योरिटी नहीं है लेकिन थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं कि फैल सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर डिजीज़ की बात करें तो इसमें ये डिजीज़ इमीडिएटली आती है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा कई केस में इमीडिएटली आती है और कई केस में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसके जितना टाइम नहीं लगता, ये तो बहुत टाइम में डेवलप होती है। जैसे आपको अगर मान लीजिए डायबिटीज़ हो गई है, तो डायबिटीज़ ऐसा नहीं है कि आज ही हो गई है, उसके लिए जो पीछे का प्रोसेस चल रहा है वो बहुत लंबा चलता है प्रोसेस, तब जाके डायबिटीज़ होती है। ओबेसिटी तभी होती है ना। ब्लड प्रेशर की अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसा नहीं है कि आज से ही शुरू हो गई है, उसके लिए आपकी लाइफ स्टाइल रिस्पॉन्सिबल रहेगी, तो हो सकता है 10 15 20 साल से वो प्रॉब्लम आपको रही हो और अब जा करके वो दिख रही हो। इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किए जाते हैं, जैसे वायरस वगैरह के लिए जो हमने आपको बताया कि एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन आती हैं उनको हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे स्पेशलाइज ट्रीटमेंट देना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ट्यूबरक्लोसिस मलेरिया हो गया, और यहाँ पे जैसे एंजाइमर डिजीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, अस्थमा वगैरह हो गया, ठीक है। अब देखेंगे कि इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो देखिए चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात है कि एनसीडी इसलिए भी कंट्रोल नहीं हो पाती है क्योंकि हमारे पास ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। अगर WHO की बात माने तो WHO का कहना यह है कि हर 1000 पेशेंट पे एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पेशेंट नहीं बोलेंगे, 1000 लोग पे एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ एक काउंटिंग भी बहुत ज़्यादा है, 1457 है, इतने लोगों पे एक डॉक्टर है, ठीक है। तो ये रेशियो ही कम नहीं है, स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। साथ ही साथ क्या होता है कि बजट भी इतना ज़्यादा अलॉट नहीं किया जाता है, ठीक है, एनसीडी के लिए। अभी ये कैसे, अभी देखिए 23-24 में जो बजट है वो कट कर दिया गया था। लास्ट ईयर जो बजट है वो करीब 500 करोड़ दिया गया था, लेकिन इस साल केवल 289 करोड़ दिया गया है ना। तो बजट भी कम है। साथ ही साथ जो भी प्लान आते हैं वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। अब क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होते हैं, कई बार तो देखो इन्फॉर्मेशन की कमी होती है और कई बार उनकी मॉनिटरिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, तो इसीलिए वो प्लान जो भी आ रहे हैं वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है। जब इम्प्लीमेंट नहीं होंगे तो रिजल्ट तो मिलेगा नहीं उससे। साथ ही साथ पुअर एडहेरेंस ऑफ मेडिकेशन, ये क्यों कैसे होता है, देखिए जो पेशेंट होते हैं कई बार तो पेशेंट ही बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं, वही मेडिसिन को बराबर नहीं लेते हैं, तो उनकी बीमारियां सही नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है, ये भी एक चैलेंज है कि जो भी लोग एनसीडी से परेशान हैं या उनको इस तरीके की डिजीज़ है तो उन्हें एटलीस्ट अपनी मेडिसिन तो टाइम से लेना चाहिए। फिर चेंजिंग लाइफ स्टाइल, अगर आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है तो आपको ये प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो इसलिए लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपको इस तरीके की कोई बीमारियां ना हो तो ये जो है ये जो लाइफ स्टाइल है इसमें काफ़ी कुछ चेंज लाना होगा। अब बात करते हैं कि इंडिया ने एनसीडी को रोकने के लिए क्या क्या किया है अभी तक। तो देखिए इंडिया ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं, उसमें से एक है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, जो हमने बात की थी, इसको अभी रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है।
तो ये एक प्रोग्राम चलाया है जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर चलाया गया था। इसमें बात की गई थी कि जो कॉमन डिसीज़ हैं जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ या फिर हाइपरटेंशन, इनको हमें इफेक्टिवली एड्रेस करना है। साथ ही साथ नेशनल एक्शन प्लान भी आया था, ठीक है। और ये नेशनल एक्शन प्लान जो है डब्ल्यू ने एक क्या है ग्लोबल एक्शन प्लान बनाया था, उसके रिस्पॉन्स में आया था, है ना, जिसमें एनसीडी को कंट्रोल करने की बात की गई थी 2013 से लेकर के 20 के बीच में। और इसका ये में था कि ग्लोबल लेवल पे जितनी भी डेथ हो रही हैं, है ना, या फिर इंडिया की बात करें, अगर हमारे इंडिया में जितनी भी डेथ हो रही है एनसीडी से लेकर के, मान लीजिए 100 डेथ हो रही है, तो उसमें से एटलीस्ट 25% यानी कि 25 डेथ जो हो रही हैं उनको हमें रोकने की कोशिश करनी है। तो ये जो है इस नेशनल एक्शन प्लान का मेन मोटो था। साथ ही साथ प्रिवेंटिव स्टेप, है ना, प्रिवेंटिव स्टेप भी जो है कई प्रिवेंटिव स्टेप भी लिए हैं गवर्नमेंट ने, जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर पे काम किया है, जो कि आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर स्कीम भी लाया था। तो इससे क्या है कि ये जो आयुष्मान के जो वेलनेस सेंटर है वहाँ पे आप जाकर के ट्रीट करवा सकते हो। तो ये प्रिवेंटिव स्टेप है कि आपको बस अभी हुआ नहीं है या होने वाला है, तो जहाँ से आप उसको थोड़ा बहुत प्रिवेंट कर सकते हो। साथ ही साथ इस पर भी बात करती है गवर्नमेंट की हेल्दी डाइट होनी चाहिए। तो हेल्दी डाइट के लिए गवर्नमेंट ने फसाई लाया है। फसाई क्या करता है, वेरीफाई करता है कि जो भी पैक्ड फूड है या कुछ भी है वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड के साथ आना चाहिए। और साथ ही साथ एक मूवमेंट भी चलता है ईट राइट इंडिया मूवमेंट, कि इंडिया को राइट मतलब एकदम बराबर खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए, वो भी बात चलती है। फिजिकल एक्टिविटी की बात करें तो फिट इंडिया मूवमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स के द्वारा चलाया गया था, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं अल्टीमेटली। अगर आप देखोगे, एक तो प्रिवेंशन, आप थोड़ा बहुत साफ सफाई का भी ध्यान रख सकते हो, हेल्दी डाइट आपकी होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, आपकी चीज़ें वैसे भी सही हो जाएंगी। इसके बाद अगर हम बात करें यूनियन बजट, तो यूनियन बजट को आउटकम बेस्ड बजटिंग बनाया है कि जैसा आउटकम आएगा उसी हिसाब से बजट मिलेगा। अगर आउटकम अच्छा नहीं आया तो बजट नहीं मिलेगा। तो अब सजेशन क्या है कि एनसीडी को प्रॉपरली अगर मिटाना है कम्प्लीटली, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, इसमें बात की गई है कि मल्टी स्टेक अप्रोच हमें लाना चाहिए, स्पेशली हमें सिविल सोसाइटी को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। क्योंकि तो सिविल सोसाइटी क्या करेगी, अवेयरनेस बढ़ाएगी, एजुकेट करेगी लोगों को, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताएगी कि ऐसा ऐसा आप करोगे तो आपको डायबिटीज़ प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको जो है एनसीडी की प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं कि जो हेल्थ केयर का एक्सेस है वो सबको करा सकते हैं। अगर ज़्यादा एक्सेस रहेगा तो लोग वैसे भी इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। कम्युनिटी का इसमें इंगेज होना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा जैसे कम्युनिटी इंगेज होगी उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट अकेला क्या करेगी, कम्युनिटी जब आगे आएगी बढ़ के तभी चीज़ें ज़्यादा अच्छी होंगी। साथ ही साथ जो भी पॉलिसी या जो भी रेगुलेशन है उसको हमें इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कि गवर्नमेंट भी इस पर काफ़ी काम करती है, जैसे टोबैको और अल्कोहल का यूज़ को रोकने के लिए उसने टैक्स बढ़ाया है टोबैको पे और अल्कोहल प्रोडक्ट पे। लेकिन मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे है कि अगर रियल में गवर्नमेंट टोबैको और अल्कोहल को रोकना चाहती है तो टैक्स बढ़ाने से बेटर है कि आप उस पर बैन ही लगा दीजिए, है ना। क्योंकि जितना टैक्स बढ़ाने से आप रेवेन्यू कमाओगे ना, उससे कहीं ज़्यादा आपको देना पड़ता है एनसीडी की ट्रीटमेंट के लिए, है ना। तो बेटर है कि आप इसको बैन ही कर दीजिए। लेकिन अलग इसमें फिर पॉलिटिकल एंगल आ जाता है, तो इसीलिए बैन नहीं होता है। पब्लिक सेक्टर का पार्टिसिपेशन होना तो देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पब्लिक सेक्टर जितना अच्छा पार्टिसिपेट करेगा उतना अच्छा, उतने जल्दी ये चीज़ें कंट्रोल में आ सकती हैं। फिर रीजनल कोलोब्रेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन से हम कोलोब्रेट कर सकते हैं, या फिर जो और भी रीजनल कोलोब्रेशन है उनसे हम कोलोब्रेट कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जैसे देखो इंडिया में कुछ अलग चल रहा है, हो सकता है किसी दूसरे कंट्री में अलग चल रहा हो, तो एक कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा तो हमें पता चलता है कि वहाँ का जो प्रोग्राम है वो ज़्यादा बेटर है या हमारा यहाँ का प्रोग्राम ज़्यादा बेटर है, या फिर बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और साथ ही साथ हमें फोकस करना है प्रिवेंशन पे। प्रिवेंशन के लिए मैंने क्या बोला आपको, वही कि लाइफ स्टाइल, गुड फूड, एक्सरसाइज, वेलनेस प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सब प्रॉब्लम नहीं होंगी। अब बात कर लेते हैं जेनरिक ड्रग्स की। तो जेनरिक ड्रग्स क्या चीज़ होती है, तो देखिए अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसने बोला है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम है
वेलनेस सेंटर हैं, कुछ भी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो उन्हें कंपल्सरली जेनरिक मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करनी है। आप जो है ब्रांडेड ड्रग्स जो है प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे किसी भी पेशेंट को। अब भाई ये जेनरिक मेडिसिन क्या है इसको समझते हैं और क्यों गवर्नमेंट इतना ज़्यादा फोकस कर रही है जेनरिक मेडिसिन पे। तो देखिए जेनरिक मेडिसिन को अगर देखा जाए तो ये जो मेडिकेशन होता है ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से क्रिएट किया जाता है, उसी तरीके से बनाया जाता है जिस तरीके से मार्केट जो ब्रांडेड ड्रग्स हैं उनको बनाया जाता है। सेम तरीके का जो है उसमें सेफ्टी होता है, सेम तरीके के उसके फ़ायदे होते हैं। अगर क्लिनिकल बेनिफिट भी अगर आप देखो तो वो भी वही होते हैं जो ब्रांड नेम्ड मेडिसिन के होते हैं, जो ब्रांडेड मेडिसिन है उनका होता है, वही सेम इम्पैक्ट होता है, सेम रिजल्ट मिलता है। साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो कोई भी डेफिनेशन डिफाइन नहीं की गई है कि जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन क्या है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेगुलेशन जरूर लाए हैं। अगर देखा जाए तो जेनरिक मेडिसिन को रेगुलेट करने के लिए इंडियन मेडिकल काउंसिल है, रेगुलेशन 2002 बनाया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि कोई भी फिजिशियन हो, जो हमने आगे पहले ही डिस्कस किया कि कोई भी फिजिशियन जो भी है उसको जेनरिक ड्रग्स ही प्रिस्क्राइब करने हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो ये सबसे हाईएस्ट बॉडी होती है नेशनल मेडिकल कमीशन, ठीक है, जो हेल्थ के मामले में सबसे हाईएस्ट बॉडी आप इसको कह सकते हो। तो यहाँ पे जो एक्ट आया था 2019 में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लाया था, इसने एम्पावर किया है जो ये नेशनल मेडिकल कमीशन होता है इसके अंडर में ही आते हैं स्टेट मेडिकल काउंसिल और इथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, ये दोनों नेशनल मेडिकल कमीशन के अंडर में आते हैं। तो इनको पावर दिया है कि अगर कोई डॉक्टर या फिर कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल वेलनेस सेंटर हैं, अगर वहाँ पे कोई भी फिजिशियन या कोई भी डॉक्टर जेनरिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें बात बताई गई थी, ये चीज़ें बात की गई थी। अब बात कर लेते हैं कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंडिया को क्या बोला गया। तो देखो अगर टेक्निकल से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है तो ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ही आती है। ये भी वही बोलती है कि हमें जितनी भी चीज़ें हैं हमें हर जगह जेनरिक मेडिसिन को ही प्रमोट करना है। अब ये तो बहुत सुन लिया कि जेनरिक, लेकिन ये समझते हैं कि आखिरकार जेनरिक मेडिसिन होता क्या है और क्या डिफरेंस है ब्रांडेड और जेनरिक ड्रग्स में। तो देखिए अगर पेटेंट की बात करें इसको कंपैरिजन किया जा सकता है, क्योंकि तो दोनों की कोई डेफिनेशन नहीं है एज सच की कौन सा ड्रग्स ब्रांडेड ड्रग्स कहलाएगा और कौन सा जेनरिक ड्रग्स कहलाएगा। लेकिन हाँ आप अगर डिफरेंसेस देखोगे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्या ब्रांडेड ड्रग्स का मतलब होना चाहिए और क्या जेनरिक ड्रग्स का। तो देखिए इसमें पेटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसमें पेटेंट के द्वारा ये प्रोटेक्टेड की जाती है, यानी कि जब ये कोई ड्रग्स बनेगा तो इसमें बहुत सारी रिसर्च होगी, इसके जो है क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे और जब वो सब कंप्लीट हो जाएंगे तो इसको पेटेंट दिया जाएगा, इसीलिए ये जो है बहुत कॉस्टली भी होगा, है ना। अब इसकी अगर बात किया जाए तो ऑफ पेटेंट, इसमें कोई पेटेंट नहीं दिया जाता है, इसमें एक्चुअली अगर देखा जाए तो री इंजीनियरिंग की जाती है। अब री इंजीनियरिंग क्या होता है, तो री इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो री इंजीनियरिंग क्या हो गया कि जो भी ब्रांडेड ड्रग्स बनाया गया है तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी रहती है तो उसका पूरा एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से बनाया है, फिर जो है अलग तरीके के इंग्रेडिएंट लेके कुछ इस तरीके से बनाती हैं कि उसका आउटपुट तो सेम रहता है लेकिन वो कॉस्टली नहीं पड़ता है, क्योंकि इन लोगों को इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। री इंजीनियरिंग करते हैं तो इतना ज़्यादा जितना रिसर्च और जितना एफर्ट ब्रांडेड ड्रग्स वाले ने डाला है इतना इन्हें नहीं डालना पड़ता, इसीलिए सस्ती पड़ती हैं। क्लिनिकल स्टडी की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि क्लिनिकल स्टडी परफॉर्म हो, जबकि यहाँ पे कोई भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लगभग सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट का यूज़ करके ही तो आप जेनरिक ड्रग्स बना रहे हो। प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ने वाली हैं, ये चीपर होती हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रांडेड ड्रग्स। अपीयरेंस की अगर हम बात देंगे तो हाँ ये लोग यूनिक लुक देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनका प्रोडक्ट बहुत मेहनत से बना होता है, और जबकि ये थोड़ा इसके कंपेरिजन में डिफरेंट अपीयरेंस देते हैं, जिससे कि
कॉपीराइट और वो सब चीज़ों का इशू ना हो। ये किसके द्वारा बनाई जाती है? तो ये जिसने भी इन्वेंट किया है, जैसे जिस कंपनी ने इन्वेंट किया है वही कंपनी इसको बनाएगी, और इसको तो कोई भी बना सकता है, मतलब कोई भी इन द सेंस कि हम और आप नहीं बना सकते हैं, जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं वो बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो क्रोसिन जो है एक ब्रांडेड ड्रग्स है, जबकि पैरासीटामोल देखा जाए तो एक जेनरिक ड्रग्स है। ठीक है, अब अगर बात किया जाए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की इंडिया में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का अगर देखें तो थर्ड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, अगर वॉल्यूम के टर्म में देखा जाए, और अगर वैल्यूज़ के टर्म में देखा जाए तो 14 है। तो थर्ड नंबर पे वॉल्यूम के टर्म में और 14 नंबर पे वैल्यू के टर्म में। पूरे अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो कम से कम 20% जो ग्लोबल सप्लाई होती है जेनरिक ड्रग्स की, तो 20% जो है वो इंडिया देती है। अगर 100% जो ग्लोबली अगर सप्लाई हो रही है तो उसमें से 20% केवल इंडिया का शेयर है जेनरिक ड्रग्स में। इकोनॉमिक सर्वे का भी ये कहना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल मार्केट है इंडिया का, वो करीब 130 बिलियन US डॉलर टच कर जाएगा 2030 तक। अब ग्लोबल अगर देखा जाए तो जेनरिक ड्रग्स को प्रमोट करने के लिए क्या क्या किया गया है, तो देखिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना चलाई है। इसका नेशनल हेल्थ मिशन चलाया गया है, जिसमें जेनरिक ड्रग्स की ही बात की जाती है, इसको प्रमोट करने की बात की जाती है। साथ ही साथ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी चलाई जा रही है, जिससे कि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो या तो KSM और API भी खुद से बनाएं, और साथ ही साथ जेनरिक ड्रग्स को प्रमोट करें। मेजरली ये KSM और API के बारे में बात करते हैं। KSM और API क्या होता है ये हम थोड़ी देर में समझने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या रीज़न है जो जेनरिक ड्रग्स को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो देखिए रीज़न सिंपल सा है कि एफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी है, मतलब सोसाइटी का कितना भी छोटे से छोटा गरीब से गरीब लोग हो वो आराम से इसको यूज़ कर सकता है, जबकि ब्रांडेड मेडिसिन जो है यूज़ कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम माने तो करीब 48% जो एक्सपेंडिचर होता है हेल्थ केयर पे वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है इंडिया में। मतलब आप ये सोचो कि अगर 100 रुपये टोटल हेल्थ केयर में खर्च हो रहे हैं तो 48% यानी कि लगभग 50% जो है हमें खुद देने पड़ते हैं, बाकी थोड़ा बहुत गवर्नमेंट देती है। जबकि ये डेटा गवर्नमेंट का ज़्यादा होना चाहिए। डेवलप्ड कंट्रियों में ऐसे ही होता है कि आपकी जेब से मुश्किल से 20 जाएंगे, गवर्नमेंट की जेब से 80 जाएंगे। तो यहाँ पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है, अगर मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये 20 से 60% तक भी देखने को मिलता है। अब इसमें क्या है, साथ ही साथ क्या रीज़न है कि जेनरिक ड्रग्स को प्रमोट कर रहे हैं कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। क्यों कंपटीशन ज़्यादा है? क्योंकि अगर हमने ब्रांडेड ड्रग्स को ला दिया तो ब्रांडेड ड्रग्स में फिर कंपटीशन कहाँ है, दूसरा ड्रग्स कोई लाएगा ही नहीं, क्योंकि भाई वो तो ऑलरेडी ब्रांडेड हो चुका है, उसको पेटेंट लगा चुके हैं। अगर तुम वैसा करोगे तो तुम पेटेंट के शिकार हो जाओगे। तो इसीलिए इसमें क्या है कि एक ने कुछ जेनरिक बनाया तो दूसरा फिर ट्राई करेगा कि भाई हम भी बनाते हैं कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके, है ना। तो ये बेनिफिट इसमें रहता है, कंपटीशन ज़्यादा रहता है। अब इसमें और साथ में क्या होने वाला है कि फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है वो अच्छे से डेवलप हो जाएगा, है ना, क्योंकि जेनरिक ड्रग्स सस्ता भी पड़ता है, लोग मार्केट भी बहुत है इंडिया में, क्योंकि ज़रूरत भी है, तो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जेनरिक ड्रग्स का यूज़ करने से एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी, जो क्रिटिकल मेडिसिन होती हैं, जो बहुत ज़रूरी मेडिसिन होती है, वो कम रेट पे आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। जबकि अगर उनकी जगह पे हम ब्रांडेड मेडिसिन यूज़ करेंगे तो वो ईजिली अवेलेबल नहीं होती हैं और हर किसी के लिए एक्सेसिबल भी नहीं होती हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो जो मार्केट है, एक्सपोर्ट वाला मार्केट है जो इंडिया का, वो भी जेनरिक ड्रग्स में एक्सपेंड हो जाएगा अगर हम जेनरिक ड्रग्स को प्रमोट करते हैं। अगर देखा जाए तो 50% जो रिक्वायरमेंट है जेनरिक ड्रग्स की अफ्रीका की, वो इंडिया पूरी करता है। USA की करीब 40% और यूनाइटेड किंगडम की करीब 25% जो जेनरिक डिमांड है वो इंडिया ही फुलफिल कर रहा है।
अब बात करते हैं कि इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं। लेकिन देखो भाई, अब इतना सब है तो कुछ ना कुछ चैलेंज तो जरूर रहेंगे, ऐसा नहीं ना कि चैलेंज नहीं होंगे। तो चैलेंजेस सबसे पहला और बहुत बड़ा है, इम्पोर्टेंट भी है, कि इललेजिटिमेट ड्रग्स। अब देखिए, ब्रांडेड ड्रग्स का एक प्रोसीजर है, एक पूरा कॉन्सेप्ट है कि आपको ऐसे ऐसे डेवलप करना है, उसकी पूरी रीचेकिंग होती है, सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है ना। अगर देखा जाए तो इसने आइडेंटिफाई किया है, जो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO ने आइडेंटिफाई किया है कि करीब 4.5% तक जो जेनरिक ड्रग्स हैं वो सब स्टैंडर्ड के हों, यानी कि उसमें प्रॉपर स्टैंडर्ड ही फॉलो नहीं किए गए हैं। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है जेनरिक ड्रग्स को लेकर के। साथ ही साथ क्या है कि इसमें कोई क्वालिटी चेक नहीं होती ज़्यादा, जबकि ब्रांडेड में क्वालिटी क्वालिटी हर चीज़ चेक होती है। इसमें क्वालिटी चेक करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जो क्वालिटी चेक करने वाला प्रोसीजर है उसमें फंड नहीं मिलता ज़्यादा, रिसोर्सेज उसमें ज़्यादा नहीं है, मैन पावर ज़्यादा नहीं है, ये भी है। और कई बार काउंटर फिएट मेडिसिन सेलर भी आपको मिल जाएंगे, यानी कि फर्जी बड़ा, इसमें जो जाली दवाइयाँ या नकली दवाइयाँ बेचने वाले भी बहुत मिल जाते हैं। पेशेंट का भी इसमें कुछ कई बार नेगेटिव परसेप्शन देखने को मिलता है कि पेशेंट क्या बोलते हैं कि क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं है ना। चलो हम मानते हैं कि वो महंगी है, तो जो एफोर्ड कर सकते हैं वो तो वही खरीदेंगे ना। फिर तो जेनरिक ड्रग्स तो वही खरीदेंगे जिनकी मजबूरी है, जो अफोर्ड कर पा रहा है वो क्यों खरीदेगा। साथ ही साथ में यहाँ पे ये एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट की बात कर रहे हैं। देखो, इसमें एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट नहीं होता है, ये यहाँ पे पॉइंट गलत दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूँ क्योंकि ये पॉइंट कई बार यूज किया जाता है, न्यूज़ में भी आता है, और जब भी मेडिसिन की बात की जाती है यूज किया जाता है। और ये जनरली ब्रांडेड मेडिसिन के लिए यूज कर सकते हैं। ब्रांडेड मेडिसिन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई एक ड्रग्स बनाया, कोई मान लीजिए आपने कुछ ऐसे ड्रग्स बनाया, A+B को मिलाया तो C बन गया, है ना। तो इस तरीके से आपने एक ड्रग्स बना लिया, इसको आपने पेटेंट करा लिया, ठीक है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टीबी के लिए हो गया, है ना, टीबी को ट्रीट करता है। फिर आप क्या चालाकी करते हो कि ए में थोड़ा बहुत उधर ही A+ कर दिया, +B, ऐसे थोड़ा बहुत ही मतलब इंग्रेडिएंट हल्का सा चेंज करके आप फिर से C बना देते हो, है ना। तो और आप बोलते हो कि ये भी टीबी का और ये हमने नए प्रोसेस से बनाया तो हमें फिर से पेटेंट देना है। तो इसमें पेटेंट हालांकि मिलता नहीं है, लेकिन कोशिश की जाती है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट की, कि आप थोड़ा सा इंग्रेडिएंट वगैरह चेंज कर दो और फिर से पेटेंट के लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि पेटेंट मिल जाएगा तो आपकी वो जो है मेडिसिन जो है वो बहुत महंगी बिकेगी। तो इसीलिए जो है ये एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट की। हालांकि इंडिया का जो पेटेंट एक्ट है वो बड़े केयरफुली इस चीज़ को करता है, लेकिन फिर भी ये इशू कई बार देखने को मिलता है। साथ ही साथ क्या है, एक और भी मेजर प्रॉब्लम है, वो है क्या कि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है किस चीज़ पे, KSM यानी कि की स्टार्टिंग मटेरियल, और API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इंग्रेडिएंट हैं जब हमें किसी भी मेडिसिन को बनाना है। तो यही चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसके लिए हम ज़्यादातर अगर हमारी देखी जाए तो 70 से जो 80% हमारी जो डिमांड है वो चाइना पे डिपेंड करती है। और आप जानते हैं कि चाइना कैसी कंट्री है, तो हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्न की बात है कि हमें इस पर रिलाई नहीं होना चाहिए, हमें इसका अल्टरनेट ढूंढना ही ढूंढना चाहिए जितना जल्दी हो सकता है। अब इसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो देखिए वे फॉरवर्ड ये है कि सारे स्टेक होल्डर को आप एक साथ लाओ। अब ऐसा करने से क्या होगा, देखो ऐसा करने से क्या होगा कि इसका जो है एक जो जेनरिक ड्रग्स है वो बराबर बनेंगे। कैसे कि DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, इसके बाद इस जो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है इसको काम करना चाहिए किसके साथ, फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ, लोकल जो ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी होती है उनके साथ, जिससे क्या होगा कि लेगिटिमाइज कर पाएगी ड्रग्स मार्केट को। अगर आप इनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करोगे तो आप चीज़ों को लेगिटिमाइज नहीं कर पाओगे, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम है। साथ ही साथ क्लियर कैटेगराइजेशन होना चाहिए। अब क्या चीज़ का कैटेगराइजेशन होना चाहिए, जैसे DCGI है तो इसको क्लियरली डिफाइन करना चाहिए कि कौन सा ड्रग पुअर क्वालिटी का, अगर पुअर क्वालिटी का है तो बस उसको हटा दीजिए, है ना। और जो पुअर क्वालिटी का नहीं है उसको रखिए कि क्वालिटी उसकी कैसी, पुअर है, अच्छी है, या फिर जाली है, मतलब जाली इन द सेंस कि नकली है, काउंटरफाइट है ना। तो वो सब चीज़ें प्रॉपरली और क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। साथ ही साथ नई नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, जैसे कि एंटी काउंटरफाइट टेक्नोलॉजी,
जैसे कि आप प्रोडक्ट का ऑथेंटिकेशन वगैरह कराइए, तो वो सब चीज़ें भी हम यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अवेयरनेस ला सकते हैं जेनरिक ड्रग्स के बारे में। अब ये किस तरीके की अवेयरनेस कि जेनरिक ड्रग्स का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और कितना कम रेट पे ये अवेलेबल होता है, और इसी के लिए जो है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना लाई गई थी। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करती है, उसको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना होगा जिससे वो प्रॉपर और अच्छे से रेगुलेट कर सके। साथ ही साथ जो है कंपलसरी लाइसेंसिंग भी प्रोवाइड करना होगा हमें। अब कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या होता है, तो भाई कंपलसरी लाइसेंसिंग वो होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक ड्रग्स बन गया, ठीक है, वो ड्रग्स ब्रांडेड ड्रग्स है ना, उसको पेटेंट भी है, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि एक लाइसेंस दे देगी किसी भी कंपनी को कि वो भी जो पेटेंटेड प्रोडक्ट है उसको बना दे विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेटेंट ऑनर। मतलब कि आपने पेटेंट ऑनर से कंसल्ट नहीं करना है कि भाई हम आपका जेनरिक बनाने जा रहे हैं, आपको तो गवर्नमेंट से परमिशन मिलेगी, आप बना दो। तो ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग, और ये गलत है। इसीलिए कई बार ट्रिप्स, यानी कि ट्रिप्स जो WTO का ही एक एग्रीमेंट है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो इसमें कई बार इंडिया की इस बात को उठाया भी गया है कि इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं कि जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स हैं उनको फार्मास्यूटिकल में स्पेशली उनको एक लाइन पर ला करके डोमेस्टिक प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं इन सब चीज़ों का। स्पेशली अगर हम बात करें तो API वगैरह का जो हमारे इंग्रेडिएंट हैं उन सब चीज़ों को इसमें हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी का जो है हम लोग कल जो है पूरा करंट अफेयर कवर कर लेंगे साइंस एंड टेक का। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। लेकिन अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। ओके।